तो जय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में मैंने 5 बार बार आने वाले डेरिवेशन के ऊपर हमने बात किया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 5 ऐसे डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे जो कि हमेशा 5 नंबर 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, और आप मान करके चलिए कि इस वीडियो से आप 10 से 15 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 5 डेरिवेशन अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप ये वीडियो जरूर अंत तक देखिए और अपना जो भी व्यू है आप हमारे साथ शेयर करिए। और भी आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता कितनी होती है, उसकी सूत्र की स्थापना हमको करनी है। ठीक है ना, उसके सूत्र की स्थापना हमको करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है, तो उसमें 2 प्लेटें होती हैं। इस तरह से 2 प्लेटें होती हैं। ठीक, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 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 और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, है ना। आप जब फिगर बनाइएगा तो इस प्लस को मत लिखिएगा, है ना। प्लस और ये माइनस इतना काफ़ी है बस। तो 2 प्लेटें होती हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है हम ये मान लेते हैं कि डी होती है। ठीक है, तो एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो हम ये मान लेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और आप ये जानते हैं कि अगर हम धारिता की बात करें, धारिता है ना, धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर हम बात करें, तो उसका सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। धारिता का सूत्र क्या होता है, Q/V। तो Q जो कि आवेश हमने संधारित्र को दिया हुआ है, V आवेश को देने के कारण कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है प्लेटों के मध्य, ये है हमारा विभवांतर। V का मान निकालेंगे और V का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा काम क्या होगा, V निकालना कि विभवांतर आवेश देने से विभवांतर कितना होगा प्लेटों के बीच में। तो V निकालने के लिए हमें ये पता है बच्चों कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र E व विभव प्रवणता डेल्टा V के मध्य संबंध कितना होता है भाई, तो संबंध होता है V = माइनस का E × dx होता है, ठीक है। dx क्या है, दूरी है। क्लियर। तो हम सिर्फ यहाँ पर मान की बात करेंगे, केवल मान के लिए। अगर केवल मान की हम बात करें, केवल परिमाण की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं V = E और dx का मतलब होता है प्लेटों के बीच की दूरी। dx मतलब दूरी होता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी हम यहाँ पर सिर्फ d लिख देंगे, पहली चीज़। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए, V में एक और पेज फंस गया, B में एक E पेज फंस गया। E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र। और आपको ये पता होना चाहिए कि दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बच्चों, वो होता है σ/ε0। कितना होता है, σ/ε0। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मान होता है Q/A, जिसका सूत्र होता है Q/A। तो सिग्मा की जगह पर Q/A और ये ε0। ठीक है, अब इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, 2 में रख देंगे। इसको अब 3 कर दीजिए, तो 3 का मान आप 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा V बराबर में E और E के जगह पर Q/A ε0। कितना आ जाएगा, A ε0।
ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, और यहाँ पर है आपका डी, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, क्लियर है ना। समीकरण 3 से आपने मान 2 में रख दिया है। अब आप एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि v का मान आपको मिल चुका है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, ए का मतलब जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, डी का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, और क्यू का मतलब जो हमने प्लेटों को आवेश दे रखा है। अब v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा c बराबर में q अपॉन v के स्थान पे q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। q से q कटने वाला यहाँ पर, और a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल कर आ चुका है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। क्लियर है ना। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ये देखिए, ये प्लेट है और प्लेट का क्षेत्रफल a, अंदर जाएंगे निर्वात है यहाँ पर, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता E, और नीचे है D, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी संधारित्र को कुछ आवेश देते हैं तो आवेश देने के कारण उस संधारित्र के विभवांतर में परिवर्तन होता है। ठीक है, और जितना मतलब जिस अनुपात में हम आवेश देते हैं उतना ही अनुपात में क्या होता है, विभवांतर में वृद्धि होती है। तो इसी शब्द को मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भैया आप जितना आवेश देंगे किसी चालक को, विभवांतर में उतना परिवर्तन होगा। यानी कि कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, V के, किसके, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो राशियाँ कुछ इस तरह से प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से, ये है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। तो हम क्या करते हैं कि y अक्ष पर Q को प्रदर्शित कर देते हैं और x अक्ष पर हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं V को, और ये हो जाता है आपका मूल बिंदु O। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर आता है एक नियतांक C, और ये V आपका जस का तस उतर जाता है, जहाँ C है आपका नियतांक जिसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनता है। ये है आपका C क्या है आपका, आप ये जानते हैं C क्या है, धारिता है। C क्या है, धारिता है। किसकी धारिता है, चालक की धारिता है। क्लियर। अच्छा, अभी आप एक काम करिए, यहाँ से आप एक काम करिए, V अक्ष पर एक लंब डालिए और यहाँ से Q अक्ष पर एक लंब डालिए। हम ये मान लेते हैं कि Q के मान को दिखाता है, यानी कि O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Q है, और ये मान दिखाता है आपका V, ये V को दिखाता है कि यहाँ पर V है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो V है। क्लियर है। मैं ये कह देता हूँ कि ये O है और ये A है और ये B है, और इस प्रकार से इस ग्राफ में आप देखेंगे कि आपको एक त्रिभुज मिलेगा AOB, और यही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा प्रदर्शित करेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा को। क्या मतलब हुआ, संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा हम लिख सकते हैं, संचित ऊर्जा लिख सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा को हम प्रदर्शित कर देंगे U से, तो U बराबर आपको मिलेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो आपको मिलेगा U बराबर में 1/2, आधार कितना है, इस त्रिभुज का आधार कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी V हो जाती है, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई U हो जाता है, U नहीं Q। तो आपको मिलेगा यहाँ से सूत्र U बराबर 1/2 Q इंटू V। तो ये है संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र। ठीक है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि आपके पास एक सूत्र होता है, पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V या Q इज इक्वल टू CV। तो अगर आप इसको समीकरण 1 नाम दे दें और Q के जगह पर CV रख दें तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू इस Q के जगह पर CV और इंटू एक एक्स्ट्रा V है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर।
संधारित्र के भीतर जो संचित ऊर्जा है ये Q और V के रूप में है, Q और V के रूप में है, ये C और V के रूप में है, C और V के रूप में है। अच्छा है ना, समझ में आ रही बात? जैसे Q है, C है, V है, तो Q भी के रूप में आ चुका है, ठीक है, और C भी के रूप में आ चुका है। अब आपको चाहिए Q और C के रूप में। Q और C के रूप में चाहिए तो V को हटाना पड़ेगा यहाँ से। V को अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो आपको Q और C के रूप में भी एक सूत्र मिल जाएगा। अच्छा, तो आप C को हटाने के लिए क्या करेंगे, है ना, Q और C के रूप में चाहिए तो V को हटाइए। तो V को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू Q बटे C यहाँ पर लिख दीजिए। तो U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C इंटू V के जगह पे V के जगह पे V के जगह पे V के जगह पे C Q अपॉन C नीचे रखिए आप यहाँ पे। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 इंटू C इंटू Q का स्क्वायर अपॉन में C का स्क्वायर, एक C कट जाएगा और आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। क्लियर है? तो संधारित्र के भीतर जो संचित ऊर्जा है यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ Q और V के रूप में, आवेश और V यानी कि विभवांतर के रूप में, यहाँ पर संधारित्र की धारिता और विभवांतर के रूप में, और यहाँ पर आवेश और धारिता के रूप में, है ना। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि ये डेरिवेशन 100% आपके एग्ज़ाम में आता है और साथ ही साथ 100% आपको समझ में भी आएगा, है ना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से मैं आपको ये डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ, ठीक। आपको बस इस वीडियो के एंड तक बना रहना है और जैसे जैसे मैं डेरिवेशन को करता जाऊंगा आपको वैसे वैसे देखते जाना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन है हमारे पास कि एक अनंत लंबाई का चालक तार आपको लेना है और उसके निकट, है ना, उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक L लंबाई का एक सीधा तार है। कितने लंबाई का? L लंबाई का सीधा तार है, ठीक है। और इसको अनंत चूँकि हमने कहा है तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे और इसको नीचे की तरफ भी ऐसे हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और हमने इस तार को, इस चालक तार को जो हमने आवेश दे रखा है वो Q है। कितना आवेश हमने दे रखा है? Q आवेश हमने दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने इस वायर को, इस तार को आवेश हमने दे रखा है तो आवेश जो होगा एक समान रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समान रूप से इस पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या हो जाएगा? एक समान रूप से, है ना, क्या हो जाएगा? इस वायर पे, इस तार पे जो हमने आवेश दिया है Q, वो इस पर वितरित हो जाएगा एक समान रूप से, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो तार की लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? L है, ठीक। और साथ ही साथ आप ये समझ जाइए कि इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? R बिंदु पर एक, यहाँ ना R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P है, जहाँ पर हमें क्या करना है? जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों, यह है एक गॉस के नियम का अनुप्रयोग के ऊपर आधारित एक डेरिवेशन, ठीक है ना। यानी कि इस डेरिवेशन को हम करते हैं लेकिन गॉस के नियम के बेस पर करते हैं। आपको पता होगा ना गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम ये होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। कहीं पर सिग्मा Q लिखा रहता है, कहीं पर QI, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग और एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता इसके अनुपात के बराबर होता है इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बस समझिएगा कि गॉस का नियम होता है फाई बराबर Q इनिशियल अपॉन में, है ना, Q इंटरनल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर जितना आवेश है और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का नियम। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से जितने भी डेरिवेशन हमें करना होता है हम क्या करते हैं? उसमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। आपको पता है कि जो तार होता है बच्चों वह एक बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है, जिसके भीतर ये तार आ जाएगा। यानी कि आप एक बेलन बनाइए और बेलन कुछ इस प्रकार से बनाइए कि बेलन के पृष्ठ पर ये बिंदु P आ जाए। क्या आ जाए? बेलन के पृष्ठ पर ये बिंदु P आ जाए, ठीक है। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ।
एक बंद पृष्ठ बनाना है ना। ये कुछ इसी प्रकार से जैसे एक पाइप के ठीक बीचों बीच एक वायर डाल दिया गया हो, ये कुछ ऐसा ही एक बेलन है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपने बना लिया एक बेलन, इसको आप कहेंगे बंद पृष्ठ, जिसके भीतर से वायर जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो तार की लंबाई है वो L है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है गॉसियन पृष्ठ, इसको गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं या फिर बंद पृष्ठ बोल सकते हैं। कितना है? L है। क्लियर है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरा काम क्या करते हैं, जब गॉसियन पृष्ठ आप बना लेते हैं तो दूसरा काम करते हैं बच्चों, जो बिंदु P है वहाँ पर हम लेते हैं एक अल्पांश। क्या लेते हैं? वहाँ पर हम लेते हैं एक अल्पांश। तो ये हमने यानी पूरे पृष्ठ का हमने एक क्या ले लिया, हमने एक अल्पतम पृष्ठ हमने ले लिया है। अब इस पर दो चीज़ें देखते हैं, क्या? एक देखते हैं वैद्युत क्षेत्र और एक देखते हैं आपका क्षेत्रफल सदिश। आपको सब पता होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं dA वेक्टर, और साथ ही साथ जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी इधर ही होगी, जिसे कहेंगे वेक्टर E। तो वेक्टर E और वेक्टर dA, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप निकालेंगे कि ये जो अल्पांश है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि अल्पांश से गुजरने वाला आपको यहाँ पर फ्लक्स निकालना है। अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि हमने बेसिकली किया क्या है बच्चों, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास एक अनंत लंबाई की एक चालक तार है जिसको हमने Q आवेश दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि एक तार बीच में ले लेते हैं ना, क्योंकि एक लंबाई तो लेना ही पड़ेगा जिसकी लंबाई L है। अब उसी तार के निकट R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, हमें उस बिंदु P से होकर के जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। कभी कभी गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार होता है, कभी कभी गॉसियन पृष्ठ आपका गोलाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर हमने ले लिया है। उसके बाद है ना, जो पृष्ठ आप बना लेंगे बिंदु P पर ही आप लेंगे उस पृष्ठ का अल्पांश, और उस अल्पांश से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी संख्या, ये ना अल्पांश से आप निकालेंगे। और जब आप अल्पांश से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तो समाकलन करके पूरे पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे। उसके बाद आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ करना क्या है। पहले फिगर बनाइए, फिर बिंदु P लीजिए R दूरी पर, फिर गॉसियन पृष्ठ बनाइए, फिर अल्पांश लीजिए। अल्पांश में dA यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो देखिए, क्षेत्र है ना। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, फिर इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर है ना, थीटा देखिए। उसके बाद इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए। किस चीज़ से होकर के बच्चों? अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स आप निकालिए परिभाषा से, है ना। फ्लक्स आप निकालते हैं एक नियम से, एक परिभाषा से, ठीक है ना। ये परिभाषा से जो फ्लक्स होता है वो होता है EA cos थीटा। क्या होता है? EA cos थीटा होता है। क्लियर है ना? क्या होता है? EA cos थीटा होता है परिभाषा से, और नियम से होता है फाई बराबर QI/ε0, ठीक है। तो परिभाषा से आप फ्लक्स निकालिए। तो क्या निकालेंगे भाई? अल्पांश से हमको फ्लक्स निकालना है तो d लिखेंगे, क्योंकि पृष्ठ छोटा है ना, अल्प है पृष्ठ, तो वहाँ से फ्लक्स अल्प होगा। d बराबर EA ए के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर dA, और cos थीटा के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा d बराबर में E इंटू dA, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि cos 0 कितना होता है? 1 होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स ये है, तो अगर आप दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो d का जो समाकलन होता है, देखिए समाकलन dx का होता है x, समाकलन dx का क्या होता है? x होता है। तो समाकलन d का क्या हो जाएगा?
फाई हो जाएगा, ठीक है। और ई, आप जानते हैं कि समाकलन में जो भी हमारा कांस्टेंट होता है, जो भी हमारा नियतांक होता है, उसको बाहर भेजा जाता है। तो मैं ई को बाहर भेजूंगा और अंदर बचेगा डी ए, ठीक है। तो फाई बराबर ई तो एज इट इज़ हो गया आपका। डी ए का मतलब क्या हुआ? डी ए का मतलब हुआ कि जो गॉसियन पृष्ठ है ना, उसका क्षेत्रफल। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा है हमारा? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलनाकार यानी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ है ना, ये बेलन का ये चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है ना, कितना होगा? 2 पाई आर, रेडियस का यहाँ से यहाँ तक रेडियस है आर, और एच का मतलब लंबाई यानी कि एल, ठीक है। इसको आप एक नाम दे देंगे। तो आपने जब परिभाषा से फ्लक्स निकाला तो आया फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, क्लियर है ना। अच्छा, अब आप परिभाषा से नहीं, अब आप निकालेंगे नियम से फ्लक्स। तो अब गॉस के नियम से फ्लक्स, गॉस के नियम से फ्लक्स आप निकालिए तो क्या आएगा? फाई बराबर क्यू आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू आई का मतलब क्या हुआ बच्चों? क्यू आई का मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा लंबाई है ना, ये पूरा का पूरा लंबाई है, वहाँ पर जो आवेश है क्यू है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है? रैखिक आवेश घनत्व होता है। रैखिक आवेश घनत्व बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से कहते हैं, दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लेमडा से। लेमडा का मतलब होता है एकांक लंबाई, किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है। तो हमको पता है कि इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो चालक तार है सिर्फ इतनी ही लंबाई है ना। गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो सिर्फ इतनी ही लंबाई पर है, और हम ये जान चुके हैं कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो लेमडा होता है। तो एल लंबाई पर जो आवेश होगा वो लेमडा एल हो जाएगा, या फिर एल लेमडा हो जाएगा। और यही है आपका क्यू आई, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश है कितना है? वो लेमडा एल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यू आई के जगह पर लेमडा एल लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जानते हैं कि अगर दो समीकरण में कोई एक पक्ष आपका बराबर है तो दूसरा पक्ष आपका ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्लियर है ना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे कि ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर में लेमडा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो एल से एल कटने वाला है बच्चों यहाँ पे, और आपको मिलेगा ई बराबर में, है ना, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 पाई आर नीचे आएगा, यानी कि 1 बटे में 2 पाई आर। इसी को आपको सजा करके लिखना है, तो आपको मिलेगा 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपॉन आर, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक अनंत लंबाई के चालक तार के निकट स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर आप इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करें तो आपको मिलेगा 1 बटे में 2 दूनी के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर भी 2 लेमडा अपॉन में आर, क्लियर है ना। ये हो गया, आपने ऊपर नीचे 2 का गुणा किया है। ज़रूरत ये है कि आपको 2 कहाँ लगाना है, ऊपर कहाँ लगाना है, नीचे कहाँ लगाना है। तो नीचे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऊपर 2 आप लेमडा के साथ लगा दीजिए। तो ये है आपका एक अनंत लंबाई के चालक तार के निकट स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सामने, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में मतलब पूछ ही देता है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी कि अगर हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, एक समान क्या है हमारे पास? एक विद्युत क्षेत्र है, और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव को ले जाकर हम रखेंगे तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, हमें उसका सूत्र क्या करना है? व्युत्पन्न करना है ना, स्थापित करना है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण का मतलब होता है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लग करके उस वस्तु को एक अक्ष पर घुमा दे, ठीक है ना। क्या कर दे? एक अक्ष पर घुमा दे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का ये अक्ष है, बिल्कुल बीच वाला क्या है? अक्ष है। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसे बल लगाएं कि वस्तु यहाँ से घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है ना, ऐसे बल लगाएं और वस्तु क्या करे? इस अक्ष पे चारों तरफ घूम जाए, तो लगने वाले बल को हम कहेंगे बल आघूर्ण, ठीक। तो क्लियर है बल आघूर्ण? बल आघूर्ण एक ऐसा बल
जो किसी वस्तु पर लग करके उस वस्तु को उसके अक्ष पर घुमा दे। कहाँ घुमा दे? अक्ष पर घुमा दे। अगर कोई बल लगे और वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही, ऐसे ऐसे घूम रही, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो बल नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? अब आप थोड़ा सा एक चित्र समझने का यहाँ पर प्रयास करिए। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो कुछ इस तरह से। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ये बच्चों। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें कि दिशा और ये जो गैप है एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में बच्चों हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कुछ इस तरह से रखा गया है, कुछ इस तरह से रखा गया है। और यहाँ पर एक आवेश है जो कि है -Q, ठीक है, और यहाँ पर एक आवेश है जो कि है प्लस का Q। क्या है? प्लस का Q। ये माइनस का Q, ये प्लस का Q है। आप ये जानते हैं कि अच्छा एक चीज़ और, इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ये जो, इसकी दिशा से इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया बच्चों? थीटा कोण पर रखा गया है। एक चीज़ और, ये जो द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसको हम 2L कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। आप ये जानते हैं, प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, क्लियर है ना? ये आपको पता है। ये जो प्लस है इस -Q को अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा नहीं खींचेगा? बल लगा करके, ठीक। और ये जो माइनस है इस +Q को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि माइनस जो होता है प्लस को अपनी तरफ खींचता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। क्लियर है ना? तो जब आप थोड़ा सा यहाँ पर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप ये सोच पाएंगे कि ये कोना जो है इधर, इस कोने को इधर खींचा जा रहा है और इस कोने को इधर खींचा जा रहा है। तो जो द्विध्रुव है ये ऐसे अपने अक्ष पे ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से ये द्विध्रुव क्या हो जाएगा? ऐसे घूमेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है इस पर क्या लगा रहा है? बल आघूर्ण लगा रहा है। क्लियर है ना? आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बल लगेगा, +Q पर जितना बल लगेगा उतना ही बल -Q पर लगेगा। अब सवाल ये है कि बल लगेगा कितना? सवाल क्या है बच्चों कि बल लगेगा कितना? तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है? तो बल लग रहा है आपका Q पर। और Q किस में रखा हुआ है? Q रखा हुआ है E में। यानी हम कहेंगे कि जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? Q × E। इसी प्रकार से बल किस पर लग रहा है? बल किस पर लग रहा है? Q पर लग रहा है। Q किस में रखा हुआ है? E में रखा हुआ है। तो बल कितना लगेगा? QE बल लगेगा। क्लियर है ना? ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो आपको पता है कि इस पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण कितना होगा? तो आप याद रखिएगा, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। टाउ बराबर होता है ना, आवेशों पर लगने वाला बल, यानी कि F × आवेशों के मध्य लंबवत दूरी। क्या है? डिस्टेंस, लंबवत दूरी, है ना। आवेशों के मध्य मतलब कि जो बल है, बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब आप ये कहेंगे क्रिया रेखा का मतलब क्या हुआ? तो जैसे ये Q है यहाँ पे, है ना, ये Q है, इस पर इधर बल लग रहा है, और एक यहाँ पर Q है और इस पर इधर बल लग रहा है। तो जो क्रिया रेखा होगी वो ये होगी, इस तरह से क्रिया रेखा होगी। तो ये जो दूरी है लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो बल आघूर्ण होता है बच्चों वो होता है बल, यानी कि आवेश पर लगने वाला बल जो कि QE है, और गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है बच्चों कि हम लोग लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बल है हमारा F जो है वो तो QE है, लेकिन D लंब क्या होगा? D लंब से मतलब क्या है? D लंब से मतलब है कि हमें अगर इसकी क्रिया रेखा की अगर हम बात करें तो ये है क्रिया रेखा, और लंबवत दूरी यानी कि ये है लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी, है ना। अगर हम कह दें कि ये है आपका A और ये है B और ये बिंदु है C, तो लंबवत दूरी का मतलब हमको BC की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? BC की लंबाई चाहिए। और हमको ये पता है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ पता है कि चूँकि हम F के जगह पर तो आराम से लिख देंगे QE, ठीक है, लेकिन जब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में जब हम जाएंगे त्रिभुज
BC में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, क्या चाहिए हमें, BC चाहिए। और बटे में क्या दिया है, 12, 12 का मतलब AB है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, BC है आपका लंब और AB है यानी कि 12 जो है ये है कड़। तो लंब बटे कड़ क्या होता है बच्चों, लंब बटे कड़ होता है साइन थीटा। तो आप लिख लेंगे साइन, और थीटा क्या है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, तो साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ BC की, यहाँ से अगर मैं बात करूँ BC की, BC का मतलब क्या, BC की अगर मैं बात करूँ तो BC कितना हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा। और यही BC क्या है, यही BC है आपका लंबवत दूरी, यही BC क्या है बच्चों, यही BC है आपका लंबवत दूरी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसको समीकरण 1 नाम दे दें तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 से टाउ बराबर f का मान Q इंटू E इंटू डी लंब मतलब लंबवत दूरी, किसके बीच की लंबवत दूरी, तो आवेशों के बीच की लंबवत दूरी या फिर आवेशों पर जो बल लग रहे हैं उनकी बीच की लंबवत दूरी है ना। कितना है लंबवत दूरी, यानी कि BC की बात हो रही है, यानी कि 2L साइन थीटा, क्या है 2L साइन थीटा। एक चीज़ आपको पता है कि टाउ बराबर आप लिख सकते हैं 2QL के स्थान पर P और बचा यहाँ पर E इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है कि हमने 2QL के स्थान पर हमने P रख दिया है, क्या हमने रख दिया है, P रख दिया है। तो आप ये कहेंगे बच्चों कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा हुआ है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का सूत्र है वो है टाउ बराबर PE साइन थीटा, क्या है टाउ बराबर PE साइन थीटा। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर आपको दिखे AB साइन थीटा, क्या दिखे AB साइन थीटा, अगर आपको कहीं दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको सदिश के रूप में लिखेंगे यानी कि वेक्टर टाउ लिखेंगे तो PE साइन थीटा को लिख पाएंगे आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई उसमें डाउट नहीं रहा होगा। क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, और इस वीडियो में हम लोग निकालेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो स्थिति होती है उसको, उसके व्यंजक को निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पकड़ना होगा कि हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी व्यतिकरण होता है यानी कि यंग के द्विस्थितिक में जो दीप्त फ्रिंज या फिर अदीप्त फ्रिंजें बनती है वो कुछ इस प्रकार से मान करके चलते हैं। मान लीजिए कि ये एक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होगा। मान लीजिए कि ये एक अदीप्त फ्रिंज है, ये एक दीप्त फ्रिंज है, वापस से एक अदीप्त फ्रिंज, वापस से एक दीप्त फ्रिंज, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, और इसको हम कह लेंगे, इसको हम कह सकते हैं केंद्रीय फ्रिंज। क्या कहेंगे, केंद्रीय फ्रिंज बोलेंगे, केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज का मतलब जिस फ्रिंज से हम अन्य फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करते हैं उसको केंद्रीय फ्रिंज हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। हमको अगर निकालना है ये जो ब्राइट है यानी कि ये जो हमारा दीप्त है इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि हमको क्या पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि जो दीप्त फ्रिंज है, दीप्त जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई हम निकालेंगे। यहाँ पे दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो हम निकालने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो दीप्त फ्रिंज है वो किसके बीच में है। तो दीप्त फ्रिंज जो है वो दो अदीप्तों के बीच में है, समझिए बात को। दीप्त फ्रिंज जो है वो दो अदीप्तों के बीच में है। यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज है यह दीप्त फ्रिंज भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में है। इसी प्रकार यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज है वो दो अदीप्तों के बीच, दीप्त फ्रिंज के दो अदीप्तों के बीच में है। तो अगर मैं कहूं कि ये देखिए जरा, ये हमारा एक दीप्त फ्रिंज है, ये किसके किसके बीच में है, 1 2 3, यानी कि थर्ड डार्क और फोर्थ डार्क, डार्क मतलब अदीप्त, यानी जो दीप्त है हमारा वो
तीसरा डार्क और चौथे डार्क के बीच में है, या इसकी अगर हम बात करें तो ये दूसरा डार्क और तीसरे डार्क के बीच में है, या फिर हम इसकी बात करें ये देखिए ये डिप्थ है ना, अगर इसकी बात करें तो ये पहला और दूसरे डार्क के बीच में है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 4 न रखें और हम सिर्फ बात करें ब्राइट की, तो अगर हम कहें कि इसके देखिए ये ब्राइट है तो इसके ऊपर डार्क होगा और इसके नीचे भी डार्क होगा। तो अगर हम कहेंगे ये एनवा डार्क है, यानी कि एनथ डार्क है, तो अगला जो डार्क होगा वो n+1th डार्क होगा और इनके बीच में ही होगा डिप्थ फ्रिंज। तो अगर हमको डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो n+1 डार्क में से nth डार्क को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई। कॉन्सेप्ट आपका यही है कि अगर आपको डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो उसके ऊपर वाले अदित्य की स्थिति में से उसके नीचे वाले अदित्य की स्थिति को घटा दीजिए। क्या मतलब हुआ समझ लीजिए। अगर मैं कहूं डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई को अगर मैं अल्फा नाम दूं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो अदित्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि डिप्थ फ्रिंज की स्थिति का सूत्र क्या होता है, इससे पहले निकाल चुके हैं। डिप्थ फ्रिंज की स्थिति का सूत्र होता है, डिप्थ फ्रिंज की स्थिति का सूत्र होता है बच्चों, डिप्थ फ्रिंज की स्थिति का सूत्र होता है xn बराबर में n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और जो अदित्य फ्रिंज होता है, अदित्य फ्रिंज की जो स्थिति होती है बच्चों, अदित्य फ्रिंज की जो स्थिति होती है उसका सूत्र होता है xn बराबर में 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको डिप्थ की चौड़ाई चाहिए तो अदित्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डिप्थ दो अदित्यों के बीच में होगा, ठीक है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाला मतलब तीसरा चौथे के बीच में, है ना। इसी प्रकार से दूसरा तीसरे के बीच में, समझ में आ रहा है। एक डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई, दूसरा अदित्य तीसरे अदित्य के बीच में, समझ आ रहा है। क्योंकि पैटर्न कैसा होता है, अदित्य डिप्थ अदित्य, इस प्रकार से पैटर्न होता है बच्चों। तो मैंने कहा कि डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो क्या करेंगे हम निकालेंगे xn+1 और इसमें से घटा देंगे xn को, ठीक है। फोर्थ में से जब थर्ड को माइनस करेंगे तो बीच में क्या है, ब्राइट है, डिप्थ है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई लगा रहे हैं, डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अदित्य वाला लगेगा। यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो अगर हम यहाँ पर n+1 रखेंगे, यानी कि xn+1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर n+1 आएगा, यानी कि अल्फा बराबर में xn+1 की वैल्यू 2n की जगह पे n+1, फिर आगे -1 ब्रैकेट, फिर आगे लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d, माइनस xn की वैल्यू उठा करके एज इट इज रखिए, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d। क्लियर है ना। अच्छा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2n प्लस का 2 होगा, फिर -1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d, फिर -2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। क्लियर है ना। अच्छा, अल्फा बराबर में देखिए जरा 2n प्लस 2 -1 प्लस 1 होगा, यानी कि 2n प्लस 1 आएगा लैम्डा d अपॉन में 2 स्मॉल d माइनस में 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d। अच्छा, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए जरा, अल्फा बराबर आपको क्या मिलेगा, 2n लैम्डा d प्लस लैम्डा d अपॉन में 2 स्मॉल d माइनस, ये देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में ही, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपको मिलेगा 2n लैम्डा d माइनस लैम्डा d और अपॉन में 2 स्मॉल d। अगर मैं यहाँ पर हर को देखूं, तो सेम है, हर समान है, तो आप यहाँ पर 2d लिख सकते हैं। ऊपर जस पता आएगा 2n लैम्डा d प्लस लैम्डा d, माइनस अंदर ले जाइए तो -2n लैम्डा d और माइनस का माइनस माइनस प्लस का लैम्डा d। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कटने के बाद लैम्डा अल्फा बराबर क्या आएगा, लैम्डा d आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा और आपको फाइनली मिलेगा अल्फा बराबर में लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d।
ये क्या निकल करके आ गया बच्चों, ये आकर के ये निकल करके आ गया दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जो कि अदीप्त फ्रिंज की स्थिति वाले व्यंजक से निकला है। ठीक है, इस तरह से अल्फा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको चाहिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल चुकी है, हमको चाहिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को हमने बी से दिखा दिया, यानी कि बीटा से हमने दिखा दिया, बीटा से हमने दिखा दिया। अदीप्त फ्रिंज जो होगा वो दो दीप्तों के बीच में होगा। ऊपर वाले दीप्त की स्थिति में से उसकी जस्ट नीचे वाले दीप्त की स्थिति को हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि xn+1 में से माइनस करना पड़ेगा xn। बस शर्त ये है कि अब हमको अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो इसका और इसका मान हम निकालेंगे दीप्त वाले से। तो देखिए यहाँ पर xn+1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकालिए। n है तो n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1। इस n की जगह पर क्या रखेंगे, n+1, फिर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस, अब xn है यहाँ पे और यहाँ पर xn है, तो बस उठा करके यहाँ से रख लेना है n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, तो बीटा बराबर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए, n लैम्डा डी प्लस का लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। तो देखिए स्मॉल डी जो है आपका हर समान है, तो डी यहाँ पर रखिए, ऊपर जस्ट का तो करेगा n लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी माइनस n लैम्डा डी। लैम्डा डी मतलब प्लस माइनस से तो कट जाएगा, बीटा बराबर आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और आप देखें ध्यान से कि आप दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए, फॉर्मूला सेम है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आप चौड़ाई यानी कि विड्थ का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आप याद रखेंगे बच्चों, ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और यही फॉर्मूला आपको पेपर में भी डिराइव करने के लिए आएगा, 100% आएगा। किसी चीज से ये, किसी भी जगह से ये बात छुपी नहीं है। ठीक है, ये सवाल, ये डेरिवेशन, ये टॉपिक फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। कहीं से कुछ कमी दिखाई दे तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।